हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न होगा, जो ही प्रश्न होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो को के लास्ट तक बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में कई बार क्वेश्चन हुआ। तो मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो होगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा। जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है प्रकाश के प्रवर्तन होता है, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। तो किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब गतिशील कण होते हैं। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है 1/6 × 10⁻−18 कूलम, ऑप्शन बी 0.16 × 10⁻18 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन डी 0.16 × 10⁻19 कूलम। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है पीतल, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इस्पात। तो चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तो नरम लोहा पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरम लोहा। जो चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है एम्पियर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। जो निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। जो कोयला है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत है, और गोबर गैस भी है बायोगैस ईंधन का स्रोत है, लकड़ी भी है जो बायोगैस ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा है जो बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? जो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था वो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है कोल्बे ने, ऑप्शन बी बोहर ने, ऑप्शन सी बर्जेलियस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वो बोहर ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोहर ने। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है बर्जेलियस ने, ऑप्शन बी लववाजे ने, ऑप्शन सी बोहर ने, ऑप्शन डी कोल्बे ने। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो बर्जेलियस ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बर्जेलियस। जो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्जेलियस ने किया था। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जो जीवाश्म ईंधन है उसका ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य हो जाएगा। जो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है जो वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है N2O, ऑप्शन बी Ca(OH) का होल 2, ऑप्शन बी CuA, ऑप्शन डी HNO3। तो निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो जो HNO3 है जो एक प्रकार का अम्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी HNO3। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? जो सोडियम क्लोराइड है जो एक प्रकार का भस्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी NaCl। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो भस्म है, और जिंक ऑक्साइड भी भस्म है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी भस्म है, लेकिन NaCl जो सोडियम क्लोराइड है जो एक प्रकार का भस्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NaCl। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व पे गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है परमाणु की संख्या के, ऑप्शन है परमाणु की संख्या के, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान के, ऑप्शन सी परमाणु आयतन के, ऑप्शन डी घनत्व के। तो मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व व गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के। जो आवर्त फलन होते हैं उनके गुण परमाणु द्रव्यमान के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान के। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। जो अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, अष्टक नियम का प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है डाल्टन, ऑप्शन बी डुबेरेनर, ऑप्शन सी मेंडेलीव, ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। तो अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो अष्टक नियम के प्रतिपादक न्यूलैंड्स थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है संकेतों के रूप में, ऑप्शन बी अनुसूत्रों के रूप में, ऑप्शन सी समीकरण के द्वारा, ऑप्शन डी सरल सूत्रों के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समीकरण के द्वारा। जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके रूप में द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समीकरण के द्वारा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, रसायन समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है तो यह समीकरण है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है असंतुलित, ऑप्शन बी संतुलित, ऑप्शन डी द्रव्यमान के संरक्षण नियम। तो समीकरण के दाएं एवं बाएं दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है तो यह समीकरण है, तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संतुलित समीकरण। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो कहलाते हैं। जो वैसे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो उन्हें क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन प्रकार, ऑप्शन है परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी परपोषी। तो वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो मृतजीवी कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मृतजीवी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, स्वपोषण भोजन के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी होते हैं उनके भोजन के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी H2A एवं CO2, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्वपोषी भोजन के लिए कौन कौन आवश्यक है? तो इनमें से सभी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, और जल भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 होगा,
इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज का ही उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 होगा पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है विसरण, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी क तथा ख या ए तथा बी। तो पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है? तो विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है विसरण के द्वारा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका ऑप्शन प्रकार ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया अम्ल, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जो अमोनिया अम्ल है जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी अमोनिया अम्ल, जिसको NH3 को हम लोग अमोनिया अम्ल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी NH3। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा ब्रिक किस जो प्रोग्राम का हिस्सा है? जो ब्रिक है कि जो प्रोग्राम का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है उत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी परिवहन। तो ब्रिक किस जो प्रोग्राम का हिस्सा है? तो एक उत्सर्जन जो प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है उत्सर्जन। जो ब्रिक एक प्रकार का उत्सर्जन का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है उत्सर्जन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 होगा एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है प्रसारण द्वारा, ऑप्शन बी चालनी नलिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी सी विसरण द्वारा, ऑप्शन डी जैलम वहिकाओं द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी विसरण द्वारा। जो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी विसरण के द्वारा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 होगा पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में स्थानांतरण होता है। जो पानी और घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है जाइलम नलिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है जाइलम नलिकाओं द्वारा। जो पानी और घुलित खनिजों का पौधे में स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा आता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है जाइलम नलिकाओं द्वारा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। जो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी रसायनों द्वारा, ऑप्शन सी तंत्रिका और रसायनों दोनों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका और रसायनों दोनों द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका और रसायनों द्वारा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 होगा एब्सिसिक एसिड किस तरह रसायन है? जो एब्सिसिक एसिड है वो किस तरह का रसायन है? तो इसका ऑप्शन प्रकार ऑप्शन है ऑक्सीजन की तरह, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स की तरह, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन की तरह, ऑप्शन डी वृद्धि रोधक की तरह। तो एब्सिसिक एसिड है वो किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक की तरह रसायन है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी वृद्धि रोधक। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो विखंडन भी है एक लैंगिक जनन की विधि है, और मुकुलन भी है लैंगिक जनन की विधि है, और बीजाणु जनन भी है लैंगिक जनन की विधि है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 होगा किस प्रकार के जनन में जनक शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, ऑप्शन डी अपखंडन। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुकुलन। जो किस प्रकार जनक से जनक के शरीर में कलिका निकलते हैं तो मुकुलन हो जाएगा इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुगलन। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।